अक्टूबर 1962 के वो 13 दिन जब इंसानियत उधार के वक्त पर जी रही थी। ना कोई सेना मैदान में लड़ रही थी, ना जहाज समंदर पर गोले बरसा रहे थे, बल्कि 3 अरब जिंदगियों का फैसला बैंड खामोश कमरों में वो लोग कर रहे थे जो इतने थके हुए कि सो भी नहीं सकते थे। ये सिर्फ कोई राजनीतिक झगड़ा नहीं था, ये क़यामत से सीधा सामना था। एक गलत कदम, एक गलत सिग्नल, एक ट्रिगर हैप्पी कमांडर और पूरी सभ्यता आग के एक धमके में खत्म हो जाती। ये कहानी है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की, जब हम मिडनाइट यानी सर्वनाश के सबसे करीब थे। इसका आगाज होता है 14 अक्टूबर को। एक अमेरिकन यूटू स्पाई प्लेन, जिसे मेजर रिचर्ड हेसा उड़ा रहे थे, खामोशी से क्यूबा के घने जंगलौन के ऊपर से गुजरता है। टारगेट एरिया के ऊपर सिर्फ 6 मिनट में वो 928 तस्वीरें खींच लेते हैं। जब नेशनल फोटोग्राफिक इंटरप्रिटेशन सेंटर के CIA एनालिस्ट्स ने वो तस्वीरें देखी तो उनका खून जम गया। ये सिर्फ सप्लाई डेपोट्स नहीं थे, ये सोवियत SS फोर्सेंडर के लॉन्च साइट्स था। ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, परमाणु हथियार, जिनकी ताकत हिरोशिमा से 70 गुना ज्यादा थी। यहां से वो वॉशिंगटन DC को सिर्फ 15 मिनट में राख में बदल सकते थे। प्रेसिडेंट कैनेडी को 16 अक्टूबर को खबर दी गई जब वो अपने पजामा में ही थे। उन्होंने तुरंत एक्सकॉम यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी को बुलाया। कमरा बनता हुआ था। जॉइंट चीफ्स, जिनका नेतृत्व जनरल कर्टिस लेमाई कर रहे थे, वो खून खराबा चाहते थे। वो चाहते थे कि तुरंत हवाई हमला करके साइट्स को तबाह कर दिया जाए और फिर पूरी तरह से हमला किया जाए। उन्हें लगता था कि जंग तो होनी ही है, लेकिन कैनेडी सहमत नहीं थे। वो न्यूक्लियर युग का हिसाब जानते थे। मिसाइल्स पर हमला करने से सोवियत टेक्नीशियंस मारे जाते, मजबूरन ख्रुश्चेव को पलटवार करना पड़ता, शायद वेस्ट बर्लिन पर। इसे नाटो का आर्टिकल 5 लागू हो जाता और उसका अंजाम होता तीसरा विश्व युद्ध। एक हफ्ते तक सरकार ने इस राज को छुपाए रखा। कैनेडी अपने पब्लिक स्केड्यूल पर काम करते रहे, कैमरास के सामने मुस्कुराते रहे, जबकि पर्दे के पीछे प्रलय की तैयारी कर रहे थे। लेकिन 22 अक्टूबर को उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States. उन्होंने एक क्वारंटाइन का ऐलान किया, क्यूबा के चरम तरफ नौसेना का एक घेरा। उन्होंने सावधानी से ब्लॉकेड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ब्लॉकेड का मतलब होता है जंग का ऐलान। दुनिया की सांसें थम गई थीं। 18 सोवियत जहाज सीधे US नेवी की लाइन की तरफ बढ़ रहे थे। ऑर्डर साफ थे, अगर वो लाइन क्रॉस करते हैं तो अमेरिका गोली चलाएगा। अगर अमेरिका गोली चलता है तो सोवियत मिसाइल्स लॉन्च करेंगे। 24 अक्टूबर की सुबह फासला कम होने लगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आने लगी और तभी एक चमत्कार हुआ। आखिरी पाल में सोवियत जहाज पानी में रुक गए और वापस मुड़ गए। सिचुएशन रूम में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डीन रस्क ने सदी की सबसे खौफनाक बात धीरे से कही, हम एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े हैं और मुझे लगता है सामने वाले ने पलकें झुका ली है। लेकिन संकट अभी टाला नहीं था। हालत और खराब होने वाले थे। 27 अक्टूबर, ब्लैक सैटरडे, इंसानी इतिहास का सबसे काला दिन। क्यूबा के ऊपर सोवियत रडार ने मेजर रुडोल्फ एंडरसन के U-2 प्लेन को ढूंढ निकला। एक सरफेस टू एयर मिसाइल ने प्लेन के चिथड़े उड़ा दिए। एंडरसन मारे गए। इस पूरे क्राइसिस में मरने वाले वो इकलौते सिपाही थे। अमेरिकन मिलिट्री के पास स्टैंडिंग ऑर्डर था कि अगर कोई प्लेन गिराया जाए तो वहां की मिसाइल साइट्स पर पलटवार किया जाए। जनरल्स ने कैनेडी की तरफ देखा, जंग शुरू करने के ऑर्डर का इंतजार करते हुए। कैनेडी हिचकिचाए। वो पीछे हट गए और काउंटर स्ट्राइक को रोक दिया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि समंदर की लहरों के नीचे क्या हो रहा था। कैरिबियन की गहराइयों में सोवियत सबमरीन B-59 का शिकार किया जा रहा था। US डिस्ट्रॉयर्स सिग्नलिंग डेप्थ चार्जेस गिरा रहे थे, ऐसे विस्फोटक जो सिर्फ आवाज करें लेकिन नुकसान ना करें, ताकि सबमरीन ऊपर आने पर मजबूर हो जाए। B-59 के अंदर
एसी खराब हो चुका था। तापमान 100 डिग्री से ऊपर था। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही थी। कई दिनों से उनका मॉस्को से कोई संपर्क नहीं हुआ था। जैसे हाई डेप्थ चार्जेस उनके हल से टकराए, कैप्टन वैलेंटिन सावित्स्की को लगा कि जंग शुरू हो चुकी है। वो चिल्लाया कि क्रू स्पेशल वेपन को लोड करे, एक 10 किलोटन का न्यूक्लियर टॉर्पेडो। कैप्टन और पॉलिटिकल ऑफिसर दोनों ने चिल्लाकर कहा, हथियार लॉन्च करो, सब खत्म कर दो। लेकिन सोवियत सबमरीन पर न्यूक्लियर लॉन्च के लिए 3 ऑफिसर्स की इजाजत जरूरी थी। वसीली अर्खिपोव, इस नाम को याद रखिएगा। वो बोर्ड पर फ्लोटिला कमांडर था। जब बाकी सब घबरा गए थे, वो शांत रहे। उन्होंने लॉन्च की इजाजत देने से इनकार कर दिया। उस भीषण गर्मी में वो अपनी बात पर अड़े रहे और कैप्टन को मना लिया कि वो ऊपर सतह पर चले। एक अकेले आदमी का ना कहना ही वो वजह है कि आज आप ये वीडियो पा रहे हैं। जबकि मिलिट्री अपने इंजन्स गर्म कर रही थी और यूएस स्ट्रेटेजिक फोर्सेस डेफकॉन 2 पार थे, तभी एक गुप्त रास्ता खुला। प्रेसिडेंट के भाई रॉबर्ट केनेडी जस्टिस डिपार्टमेंट के एक शांत कमरे में सोवियत एम्बेसडर एनाटोली डोब्रिनिन से मिले। उन्होंने एक सौदा किया जो दशकों तक राज रहने वाला था। इस सौदे की पब्लिक शॉट ये थी, सोवियत क्यूबा से अपनी मिसाइल्स हटा लेंगे। बदले में अमेरिका ये वादा करेगा कि वो क्यूबा पर कभी हमला नहीं करेगा। और प्राइवेट शॉट ये थी, 6 महीने बाद जब दुनिया की नजरें हट जाएंगी, अमेरिका चुपचाप टर्की में तैनात अपनी पुरानी जुपिटर न्यूक्लियर मिसाइल्स को हटा लेगा। एक हाथ ले, दूसरे हाथ दे। 28 अक्टूबर को रेडियो मॉस्को ने मिसाइल्स हटाने का ऐलान किया। सूरज एक ऐसी दुनिया पर उगा जो अभी भी सलामत थी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ने साबित कर दिया कि न्यूक्लियर युग में पूरी जीत जैसी कोई चीज नहीं होती है तो बस सर्वाइवल। इसके बाद मॉस्को वॉशिंगटन हॉटलाइन लगाई गई, एक सीधा संपर्क ताकि कोई गलतफहमी हमें फिर कभी अंत के इतना करीब ना ले आए। इतिहास अक्सर बंदूक की तेज आवाज से बनता है, लेकिन अक्टूबर 1962 में इंसानियत उन चीजों से बची जो नहीं हुई। वो ट्रिगर जो नहीं दबा, वो टॉर्पेडो जो नहीं चला, वो खामोशी जिसने दुनिया को बचा लिया। Like and subscribe for more declassified history.